हेलो दोस्तों, आज है मेरा तीसरा दिन और दूसरा वीडियो। और इसमें आज हम इससे पहले मैंने जो ये यूनिट 1 का पहला चैप्टर है क्या कब कहाँ से जो है पढ़ लिया था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई वे पर हम जो है यूपीएससी की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मिडिल क्लास वाले हैं तो क्या हुआ है, क्या बड़े सपने नहीं देख सकते? बड़े सपने भी देखेंगे, पूरे भी करेंगे। और जो हमारा टारगेट है 10 मंथ का, उसे भी पूरा करेंगे। और अपकमिंग जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें हम बैठेंगे भी और क्लियर भी करेंगे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ दें, कुछ छोड़ना तो है ही नहीं। ना उत्साह की कमी रखनी है, ना ही अपने प्रयासों में कमी रखनी है। हाँ, ये दौड़ बड़ी है, परिश्रम कठिन है, पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो चलिए दूसरा जो हमारा यूनिट है उसे शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो बात करते करते किस तरीके से चैप्टर ख़त्म करने हैं ये आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं, हमारे तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो चलिए आ जाइए। और ये तो घबराइए नहीं कि एनसीईआरटी की बुक्स खरीदनी है, स्टैंडर्ड बुक्स खरीदनी है तभी हम यूपीएससी तैयार कर सकते हैं। सब कुछ भी नहीं है। ये जो मिथ्य है ना, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने प्रयासों पर आ जाएँ, अपने पर आ जाए ना, तो दशरथ माझी का आपने सुना होगा, उसके पास इतने अच्छे औजार नहीं थे, फिर भी उसने जो है पहाड़ी का सीना काट कर एक बहुत अच्छा रास्ता बना दिया था। तो उसी तरीके से हम भी हैं। साधनों की कमी हो सकती है हमें, पर उत्साह की कमी, पढ़ने की कमी नहीं हो सकती है। रही बात यहाँ पर पढ़ाई की सामग्री की, ऑनलाइन बहुत डाटा है, बाकी स्टैंडर्ड बुक है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। कमी के साथ कैसे जंग लड़ी जाती है। योद्धा जो युद्ध लड़ता है ना दोस्तों, वो कभी भी हथियारों से नहीं, अपने कौशल से लड़ता है। हथियार उसके पास कुछ भी ना हो, वो अपने हाथों को औजार बना लेगा। उसी तरीके से आपके पास साधन कुछ भी ना हो, आप मोबाइल उठा लो, उस पर लग जाओ। दुनिया में पढ़ने के साधन बने हुए हैं। आपने अगर 3 इडियट्स देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें एक डायलॉग था कि पढ़ने के लिए ना कुछ ज़्यादा नहीं लगता, बस एक चीज़ लगती है, वो लगती है यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ नहीं लगता है, बस लगता है आपका मोबाइल, ठीक है। आप इससे जुड़ जाएं, आपको सारा कुछ यहीं पे मिलेगा। आप बुक एक भी मत खरीदो, तैयारी करने लगो 10 महीने में मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और बाकी बहुत और भी अच्छी अच्छी चैनल्स हैं, वहाँ से जुड़ जाए, ठीक है। तो कभी ये मत सोचिए कि साधन की कमी है आपके पास। जहाँ ये सोचना शुरू कर दिया, वहाँ पे आपके माइंड में आ जाएगा पहले मैं बुक खरीदूँगा, फिर मैं पढ़ना शुरू करूँगा। तो इससे आप किताबों का तो ढेर लगा सकते हो, पढ़ने का जो दिमाग है वो खाली ही रह जाएगा। किताबें एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम आपको देना है, तो दिमाग को भरिए, अलमीरा को मत भरिए, ठीक है। ज़रूरी है, ठीक है, पर जहाँ तक कि आपको हो सकता है कि ऑनलाइन डाटा मिल रहा है, पढ़ते जाइए, खुश रहिए, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करिए, बहानेबाजी नहीं। चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय, जिसमें है आगेट खाद्य संग्रहालय भोजन उत्पादन का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक बच्चा है तुषार, ठीक है, ये रेल यात्रा कर रहा है। तो मैंने कहा है कि एनसीईआरटी कभी भी आपको ऐसे नहीं पढ़नी है कि जो बोर करे, ठीक है। 7 दिन तो लगातार हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट टाइम है वो 10 मंथ का है। और इसमें हमें एनसीईआरटी विद जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी कंप्लीट करनी है, आंसर राइटिंग वे भी जो है अपना इम्प्रूव करना है। तो ये मेरी जर्नी है। जो मेरे सहयोगी हैं वो जुड़ सकते हैं, जो विरोधी हैं वो भी जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि हमारी कमियां जो है हमारे विरोधी बहुत अच्छी बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग आकर यहाँ पे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप भी मेरे मित्र ही हैं, भले ही आपको लगता हो, पर ऐसा कुछ नहीं, मेरे सभी यहाँ पे मित्र हैं, ठीक है। तो आराम से जो है यहाँ पे जुड़ते रहिए। कभी डिमोटिवेट होना ही नहीं है, किसी से भी नहीं होना, ठीक है। कोई भी डिमोटिवेट कर ले, आप मुस्कुरा दो। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको कोई भी कितना भी डिमोटिवेट कर रहा हो, आप मुस्कुरा कर निकल जाओ। वो कहते हैं ना, प्रहारों में भी प्रहार मुस्कुराहट है। बस इसका इस्तेमाल करें जिससे आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे और सामने वाला आपको डिमोटिवेट कर भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो तुषार जो है एक रेल यात्रा कर रहा है। तुषार अपने रिश्तेदारों के साथ जो है शादी में जा रहा है। दिल्ली से कहाँ जा रहा है? चेन्नई के लिए, ठीक है। बाहर का नज़ारा वो देख रहा है, खिड़की से सीट पे बैठा हुआ। इमेजिन करो, हर चीज़ को इमेजिन करो। हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो, ठीक है। पेड़ पौधे देख रहा है, खेत खलियान देख रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो, आपने भी यात्रा करी होगी कई बार, ठीक है। तो पता लगा कि मात्र 150 साल पहले जो है रेल यात्रा करनी शुरू की गई थी, ठीक है। बस तो अब क्या था, उसने दशा जो है उसके बाद आई। तुषार ने सोचने लगा कि भाई लोग आसपास आने के लिए तेज़ रफ्तार वाली जो सवारियाँ थी नहीं थी उस टाइम पे, तो लोग यात्रा कैसे करते थे। माइंड में हमारे भी आ जाता होगा, छोटे पे अभी नहीं आते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस ज़िंदगी कैसे चल रही थी आखिर? तो आरंभिक मानव जो था आखिर इधर उधर क्या घूमता कैसे था भाई? दिमाग में आता है, सबके आता है, ठीक है। तो क्या था कि आज हमें उन्हें जो है आखेट खाद्य संग्रहालय के नाम से जानते हैं।
भोजन का इस्तेमाल करने की विधियों के आधार पर जानते हैं, नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आमतौर पर खाने के जो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, जैसे मछलियाँ हो गई, चिड़िया हो गई पकड़ने का, ठीक है, फल फूल हो गए, दाने हो गए, पौधे हो गए, पत्तियाँ हो गई, इन सब का इकट्ठा करते थे। अब क्या आखेट और संग्रहालयों का समुदाय जो था, उनको जगह जगह से दूसरी जगह तो घुमाते नहीं फिर सकते थे। तो ऐसे कारण क्या, कई कारण होते थे। पहला कारण तो ये होता था कि अगर वो एक जगह से ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो खाने का हो गया, आसपास के पौधे हो गए, फल हो गए, जानवर हो गए, ये खाकर समाप्त कर देंगे। तो फिर क्या होता था, जैसे आप खुद सोचो कि आपके घर में एक बार आप महीने भर का राशन भर लो, फिर उसे एक खाते रहो, दोबारा मत लेकर आओ, तो वो खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से आप एक ही जगह रहोगे और एक ही चीज़ खाओगे, उगाओगे नहीं, तो जाहिर सी बात है वो खत्म हो जाएगी। तो उनको भी समझ में भाई खा खा के हमने तो खत्म कर लिया सब कुछ, ठीक है, तो उन्होंने भी ख़त्म कर लिया। अब क्या दूसरी जगहों पे जाना शुरू किया गया। दूसरा कारण ये भी था कि शिकार करने के लिए या फिर हिरण और जो मवेशी थे उनको चरागाह ढूंढने के लिए भी जगह को बदलना पड़ता था। ठीक है, तो शिकार करने के लिए भी बदलना पड़ता था कि भाई जो चीज़ें हैं जब वहाँ पे नहीं रहेंगे तो आप क्या करोगे, फल फूल नहीं है, शिकार नहीं है, आपको खाने के लिए नहीं। मौसम परिवर्तन के अनुसार भी भाई, जैसे पहले का इंसान भाई कपड़े तो पहनता नहीं था, उसको कपड़ों का ज्ञान था नहीं, तब उसे ठंडी लग रही है तो भाई वो जगह छोड़कर ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अज्ञान जब रहेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना। जैसे अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अब हम घबरा भी रहे हैं कि यार हमारे पास स्टैंडर्ड बुक नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, पहले ये लाना है, पहले वो लाना है, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, तो अगर आप ये सोचते रहोगे तो फिर सोचते ही रहोगे, फिर एनसीईआरटी की बुक में आप इंतज़ार ही करते रहोगे। क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सोचें। हमें तो भाई जो भी चीज़ मिलती है हम उसके साथ शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बस वहीं से शुरू हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं बस इसी से करना है, जो भी करना है यहीं से करना है, ठीक है। तो फिर हमें साधनों की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर हौसला है, बस हम इसी के साथ बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और चौथा कारण ये भी था कि पानी के बिना किसी भी प्रणाली या फिर पेड़ पौधों को जीवित रहने का जो संभावना ही नहीं थी, तो झीलों के किनारे या झरनों के किनारे ही वहाँ पे था बस, ठीक है। सूखा पड़ जाता था, झील नदियाँ सूख जाया करती थी, ठीक है। अब क्या है, आरंभिक मानव किस तरीके से कैसे जाने कि भाई कैसे मिलती थी उनको सारी, तो जो पुरावित्त विद्वान जो थे उनकी कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट हो गया, खाद हो गया, संग्रहालय में किया जाता था। तो संभव था कि उस टाइम के जो लोग थे पत्थरों का, लकड़ियों का, हड्डियों के ही औजार बनाते होंगे। इनमें से कुछ पत्थरों के औजार थे, कुछ आज भी बचे हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल करते भी हैं। औजारों का प्रयोग जो है फल फूल काटने के लिए हो गया, हड्डी और मांस काटने के लिए हो गया, पेड़ की छाल काटने के लिए होगा, जानवरों की खाल उतारने के लिए हो गया, इन सब के लिए किया जाता था, ठीक है। हड्डियों का या फिर लकड़ियों के जो मुट्ठे लगे होते थे उनका भी प्रयोग जो है करते थे। भाला हो गया, बाढ़ हो गया, हथियार हो गया, ये सब इस तरीके के थे, ठीक है। झोपड़ियों ये देखें यहाँ पे कुछ तरीके के जो हथियार हैं इस तरीके के यहाँ पे ऐसे बनते थे और इस तरीके से यहाँ पे इनका जो इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो है चित्र भी दिया गया है, पत्थरों के औजार का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है सुई भी थी उस टाइम में, सब काम होते थे, किस तरीके से किसका क्या इस्तेमाल किया जाता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। रहने की जगह कैसी थी, कैसे निर्धारित करें, तो लाल त्रिकोण वाले जो स्थान थे उन्हें पुरास्थल और जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रहालय होने का प्रमाण मिला है, उसके अलावा कई ऐसे आखेट खाद्य संग्रहालय थे जिन्हें मानचित्रों में सिर्फ कुछ ऐसे गिने चुने थे जिन्हें चिन्हित किया जा सकता है। कई पुरातत्व नदियों का या झीलों के किनारे था। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये नीले वाले जो है पहले ही बता दिया आपको क्या है, ठीक है। अब ये बुर्ज होम हो गया, जो है मेहरगढ़ हो गया, चिरांद हो गया, कोलियर हो गया, महागढ़ हो गया, या फिर दौजली हिंडला हो गया, तो ये सारे के सारे, और ये मुंबई हो गया, इमला हो गया, तो इस तरीके से सारे के सारे। अब यहाँ देखिए पुरा पाषाणिक स्थल जो है उनको रेड से सिम्बलित किया गया है। ब्लू कलर के जो नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं और ग्रीन कलर के महापाषाणिक पुरा स्थल हैं। आरंभिक जो गांव है या आधुनिक नगर है वो कुछ इस तरीके से स्टार में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। इसको हम जो नोट्स में है उसमें भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको रीड करना ज़रूरी है, और यहाँ पे एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं न्यूज़पेपर भी आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अगले पर अपने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे भीम बेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश है, और इस पुरा स्थल का जो गुफाएं हैं, जो कंदराएं मिली हैं, उन लोगों को गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ के जो उन्होंने बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती है, क्योंकि उससे बच जाते हैं। क्योंकि पत्थरों के उपकरणों का बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर
अच्छे पत्थर मिल सके। ठीक है, तो एक शैली चित्र में जैसा कि यहाँ पे चित्रित किया गया आखेट करते हुए, हमें इससे क्या पता लगता है? हमें इससे ये पता लगता है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ लोगों की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनसे कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर भारत की गुफाओं में मिलते हैं। इन्हें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण जो है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये गुफाएं जो हैं कुछ इस तरीके से होती थी जहाँ पे ये लोग रहते थे और यहीं पर इन्होंने चित्र बनाए। अब इन गुफाओं का हमें कैसे पता लगा? जो लोग यात्रा करते हैं, टूर करते हैं, ठीक है, जिन्हें नई नई चीज़ें देखने का शौक है, वो सारे लोग ऐसी जगह खोज निकालते हैं। पुरा स्थल कैसे हैं? इनका जो औजार हो गए, बर्तन हो गए, इमारतें हो गई, वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया है। कभी कभी क्या होता है, समुद्र के और नदी के तल पर भी ये पुरातत्व के बारे में आपको अलग अलग अध्यायों में बताए जाएंगे। ठीक है, मानचित्र 2 से कुंडाल गुफाएं ढूंढो और ये जो रावा के अवशेष मिले हैं उनका भी ढूंढो आप। ठीक है, जो खतरनाक जानवरों थे उनको दूर रखने के लिए जो है मांस भूनने के लिए उन्होंने आग का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी उपयोग किस तरीके से कि नाम और तिथियाँ कैसे हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि बड़े बड़े नाम रखते थे और आरंभिक काल को वो जो है पूरा पाषाण काल कहते थे। यह दो शब्द पुरानी यूनानी यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बने हुए युग की बात करता है, जो कि पुरास्थलों के प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल में 20 लाख साल पहले जो है 12 जो ये है आपका 12,000 वर्ष एवं उत्तर पाषाण कालीन युग था। और मानव इतिहास में लगभग 99% की जो कहानियां हैं इसी काल के दौरान घटित होती हैं। समय लगभग यदि बात करें तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक की कथा। और इस काल में पाषाण औजार जो है आमतौर पर बहुत ही छोटे हुआ करते थे, जिसे कि माइक्रोथिल यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम अपने नोट में जरूर लिखेंगे, याद भी करेंगे। तो प्राय औजारों की जो हड्डियां थी उनका इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हम हसिया हो गया, आरी हो गया, जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पुषाण जो पूरा पाषाण युग थे उनमें औजार के दौरान बनाए जाते थे। लगभग 10,000 साल की यदि बात करें दोस्तों तो नवपाषाण काल का युग कहा जाता था इसे। और हम कुछ स्थानों पर यदि बात करें इनके नाम के मिलते हुए तो अक्सर जो है पुरा स्थानों के लिए हम इनके नाम का प्रयोग करते हैं जो आज में प्रचलित है, क्योंकि हम ज्ञात नहीं है कि उस काल के लोग इनमें क्या रहा होगा। ठीक है, बदलती हुई जलवायु, तो 12,000 वर्ष पहले जो दुनिया थी उसकी जलवायु का बदलाव हुआ, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई घासे मैदान जो थे बनने लगे और हिरण हो गया, बाघ सिंह हो गया, भीड़ हो गया, बकरी हो गई, जैसे जो जानवर थे उनकी संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ी और जो घास थी उसे खाकर जिंदा रहे। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे लोग उसके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो है पालने की सोचते हों। साथ ही साथ इस काल के लोग मछली का भोजन भी जो है उनका एक स्रोत था। खेती और पशुपालन की यदि बात करें इसकी तो भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न हुआ करती थी, और जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, और यह जैसे जो अनाज प्राकृतिक रूप में उगाने की बात करें तो शायद महिलाएं या पुरुष जो बच्चे हैं उनके अनाजों के भोजन के लिए इन्हें बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वो यह भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कैसे उगाते हैं, पककर तैयार होते हैं, ऐसा करते हैं। लोगों ने इन अनाजों को जो है खुद उगाना भी सीखा। ठीक है, तो खुद उगाना भी सीखा धीरे धीरे। और यही इसी तरह से जो लोग थे आसपास रहकर जो है जानवरों को आकर्षित करने लगे और पालतू बना लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, भेड़ बकरी गाय सुअर जानवरों को इन्होंने नज़दीक आए और इन्होंने उत्साहित होकर इन्हें पालना भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बसने की प्रक्रिया क्या थी, लोग जो है पौधे उगाने लगे और जानवरों की देखभाल करने लगे। बसने की प्रक्रिया होगी का नाम दिया गया। अपनाए गए जो पौधे हैं, जानवर हैं, अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसी वजह से जो है बसने की प्रक्रिया की दिशा अपनाई गई और पौधों या जानवरों को लोगों ने चयन किया। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे जानवरों का चयन करते हुए जिन बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोगों ने उन्हीं पौधों को चुनते हुए जिनमें बड़े दाने अनाज पैदा होते हैं, साथ ही उन जिनकी मजबूती ढकने के जो होते हैं और दानों में भरे संभल सकते हैं, ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखना शुरू किया ताकि फिर से वो उसे उन्हें उगा सके। उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जो कि आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि जानवरों तथा कृषकों के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के लिए जैसे यहाँ पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखा।
और दांतों को देखकर आप इनमें जंगली सुअर का और पालतू सुअर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बसने की प्रक्रिया की यदि बात करें तो धीरे ही धीरे हर काम होता है। धीरे धीरे हम भी जो है अपनी यूपीएससी क्रैक जरूर करेंगे। अनाजों का प्रयोग बात करें नवीन जीवन शैली में, तो पौधे के बीज को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महीनों पर, सालों पर किस तरीके से। तो यहाँ पे बीज के रूप में हो गया, खाद के रूप में हो गया, उपहार के रूप में, भंडार के रूप में। तो यहाँ पे क्या है कि सिंचाई के लिए बीज बोने के से लेकर फसल को पकने तक, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने तक, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने तक सभी काम शामिल थे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे, आखेट और संग्रहालय भोजन में। इनके इलाकों के जो मिट्टी बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे, टोकरियाँ बुनना शुरू कर दी जमीन में, ठीक है, गड्ढे खोदना हो गए, ये सभी जो है शिकार भोजन संग्रहालय के लिए करने लगे। अब जानवरों की बात करें, चलते फिरते जो है जो खाद्य भंडारण है वो उन्होंने सीखा। ठीक है, देखभाल करनी सीखी, दूध को प्राप्त करना सीखा जो भोजन के लिए अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों को मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में क्या है तो पशुपालन भोजन भंडारण का एक अच्छा तरीका रहा। आओ आगे बात करते हैं। तो पशुपालन के बारे में जानते हैं, मानचित्र में आप देखकर आपने बताया था। ठीक है, अब ये है पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए, और इसमें महत्वपूर्ण जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक जो कश्मीर है, और पूर्वी जो दक्षिण क्षेत्र भारत में पाए गए। वास्तव में क्या होता है कि जो पशुपालन है या जो इसकी बस्तियां हैं उनका जो नमूना है उसका अध्ययन करता है। ऐसा लगता है कि गलती से या जानबूझकर जो भी हो जलाए गए हों, पर वैज्ञानिक इन जो अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों से पहचान लगा सकते हैं कौन कौन से जानवर रहे होंगे। ठीक है, तो बुर्ज होम में जो है वर्तमान कश्मीर में है, जो कि गड्ढे के नीचे बनते हैं और इसमें गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे घरों के निशान मिले हैं। मौसम और सुरक्षा से मिलती है। पुरातत्व झोपड़ियों के अंदर जो है, बाहर दोनों ही स्थानों पर आग लगाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर भी जो है खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र मिला है जिसमें बहुत सारी जगहों पे पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इसमें कई तरह के पुरापाषाण युगीन उपकरण भी मिलते हैं। इसी से नवपाषाण युग का माना जाना शुरू किया गया। इसमें औजार भी हैं जिसमें धार है, अधिक पैने हैं। इसे करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और जो ओखली है उसे मूल का उपयोग जो अनाज है, वनस्पतियां हैं, प्राप्त करके चीज़ों को पीसने का भी कार्य किया जाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट, ये हमें नोट डाउन करनी है। ये देखिए, ये जो है पत्थर के औजार है नवपाषाण युग के। तो किस तरीके से औजार होते थे उस टाइम पे, और ये नवपाषाण युग को प्रस्तुत थे। कई ऐसी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इनमें अलंकार यानी जो डिज़ाइनें होती थी वो भी मिलती थी। बर्तनों का उपयोग जो है चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग जो है खाना खाने और बनाने के लिए भी किया जाने लगा। चावल, गेहूँ, दलहन जैसी जो अनाज है, आहार है, महत्वपूर्ण हिस्सा जो है इनका। साथ ही साथ लोगों ने कपड़े बुनने के लिए जो कपास जैसी पौधे हैं उनका भी इस्तेमाल करना शुरू किया गया। तो कल्पना कर सकते हो कि पात्र क्या रख सकते हैं आप इसमें। जल भी रख सकते हैं, कुछ चीज़ सुरक्षित भी रख सकते हैं। ठीक है, और मतलब स्टोर करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अब एक तरह से कई तरह की स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहालय का काम भी करते थे। अन्य लोग जो हैं हज़ारों सालों पहले जो है धीरे धीरे जो है खेती पशुपालन का अपना काम कर लिया। बहुत जगह पे मौसम के मुताबिक जो है बदल बदल कर अपनी जीविका चलाने भी लगे। अब सूर्य निरीक्षण की अगर बात करें तो मेहरगढ़ में जो जीवन मृत्यु का है कुछ इस तरीके से आपको चित्र में दिखाया गया है। चित्र जो संख्या है वो हमें श्रेष्ठ 13 पे है। ठीक है, तो ये 20 है। अब यहाँ पे देखते हैं मानचित्र 2 में। अब यहाँ पे है, यहाँ पे ईरान में सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो कि बोलन दर्रे के पास का है, जो हरा भरा समतल है, और मेहरगढ़ के संभवतः यह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुष के इलाके सबसे पहले जौ गेहूँ उगाने और भेड़ बकरियाँ पालने का सीखा था। ठीक है, मेहरगढ़ के अलावा इसे जो चौकोर आपको दिख रहा है आयताकार, ये घर के अवशेष मिलते हैं जहाँ पर प्रत्येक 4 और उससे ज़्यादा कमरे थे, जिसमें कि कुछ संभवतः भंडारण का भी काम आते थे। मृत्यु के बाद लोग सामान्यतः मृतक के सगे जो थे उनके प्रति सम्मान जताते थे, और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखते थे। ठीक है, आज के टाइम में नहीं रखते पर पिछले टाइम में रखते। ऐसी कुछ कब्रें भी मिली हैं जहाँ पर इनके जो पालतू जानवर हुआ करते थे उनको भी दफन कर दिया जाता था, जैसे कि मेहरगढ़ की गुफा में मिला है। इसमें बकरी के कंकाल भी जो हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्रांस में गुफा में भी कई चित्रकारी हैं, जिसमें कि एटलस में जो आपका एटलस उसे फ्रांस में ढूंढो
तो एटलस में आपको फ्रांस ढूंढना है, तो मानचित्र में आपको जाकर सबसे पहले फ्रांस को ढूंढना है, ठीक है। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है, जो कि पूरा स्थल की खोज 100 साल पूर्व पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग जो है 20 साल पुराने भी हो सकते हैं, 10,000 साल पुराने भी हो सकते हैं, सॉरी, बीच में बनाए गए होंगे। और कई जानवरों के चित्र भी हैं, इनमें जंगली घोड़े हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, रेडियर हो गए, बारह सिंगा हो गए, सुअर हो गए। यह गहरे चमकीले जो है रंग चित्रित किए गए हैं। इन रंगों में लौह अयस्क और चारकोल जैसी जो खनिज है उनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। उत्साह अवसर पर मनाया जाता है। ऐसे शिकारियों द्वारा शिकार निकालने से पहले कुछ अनुष्ठानों का जो है प्रयोग बनाया गया हो। आखेट संग्रहालय भोजन का उत्पादन तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक नवपाषाण पुरातत्व की बात करें, उपयोगी शब्द की बात करें तो आखेट, खाद्यान्न, संग्रहालय, पुरातत्व हो गया, उद्योग हो गया, स्थल हो गया, आवासीय स्थान हो गया, पुरापाषाण हो गया, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक तथा पशुपालक तथा नवपाषाण युग कब्र है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, सारे याद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नवपाषाण पुरातत्व पे। तो एटलस में तुर्की ढूंढो, तो आपको जो मैं ये कह रही हूँ ढूंढो, तो एनसीईआरटी में अगर आपको ढूंढने को कहा गया तो कोई ना कोई तो बात रही होगी ना, ठीक है, तो इन्हें ढूंढना है। अब आ जाते हैं, हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर आप सोचिए कि अगर एक दिन में हम 20 मिनट में 15-16 मिनट में एक चैप्टर फिनिश कर सकते हैं, तो यानी एनसीईआरटी 6 की बुक हम कितने चैप्टर अगर 10 हैं तो कितने, क्या एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस स्पीड से हमें पढ़ना है कि हमारा जो 10 मंथ का टारगेट है यूपीएससी का फुल सिलेबस को कंप्लीट करने का, और बाकी के जो हमारे 4 महीने रहेंगे उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम है उसे क्रैक भी करना है। तो आलस तो बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, लगे रहना है। और माई वे टू टारगेट यूपीएससी पर आपको क्या करना है, माई वे अपने तरीक़ों से है आना है आपको। यहाँ पर कुछ स्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करनी है, आपको सोचना है कि भाई इस पर चर्चा करनी है। और एनसीईआरटी के अभी फ़िलहाल में आप क्या करो कि एनसीईआरटी जो बच्चों को क्वेश्चन होते हैं ना जो वो हैं उन पर आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। देन जैसे ही हमारा 2 मंथ कंप्लीट होता है, हम पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड बुक होती है यूपीएससी को उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और देन आंसर राइटिंग भी साथ में करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस की छोटी छोटी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मध्य पाषाण युग जो 12,000 से 10,000 साल तक पहले था, और बसने की प्रक्रिया का आरंभ जो है लगभग 12,000 साल पहले था, और नवपाषाण युग का आरंभ जो है 10,000 साल पहले था। तो मेहरगढ़ की बस्तियों का आरंभ जो है लगभग 8 साल पहले हो गया। आओ कर देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको पढ़ लेनी है, वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जितना भी था हमने पढ़ लिया है। तो आज ये हमारा तीसरे दिन का दूसरा चैप्टर था, और अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा दिन स्टार्ट हुआ है। और एनसीईआरटी के 2 चैप्टर अभी हम और पढ़ेंगे, और मैं उसे अपलोड भी करूँगी, तो आप भी पढ़ सकते हैं। और बहाने बिल्कुल भी नहीं करने हैं कि मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है और स्टैंडर्ड बुक नहीं है, मैं हिंदी मीडियम हूँ तो मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं यूपीएससी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने तरीके आपको बनाने ही होंगे। लोगों को गलत भी प्रूफ करना है कि भाई हिंदी मीडियम वाले भी कम नहीं होते हैं। अगर हम मिडिल क्लास हैं तो हम बड़े सपने देखने का ऐसा नहीं है कि हमें हक नहीं है, हम मिडिल क्लास के हैं और हम बड़े सपने देख सकते हैं। अगर आप भी मेरी इस जो सोच से आप सहमत हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी इस यात्रा में अपना सहयोग दे सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे तरीके अच्छे लग सकते हैं तो उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।